सबसे पहले तो बेसिक सवाल, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो सभी चीजें हैं जो कि हाथ से क्राफ्ट की जाती हैं, जो कि हाथ से बनाई जाती हैं, उनको बुलाया जाता है हैंडीक्राफ्ट्स। ऑल द थिंग्स क्राफ्टेड बाय द हैंड आर नोन एज हैंडीक्राफ्ट्स। और हाथ से बहुत सारी चीजें क्राफ्ट की जाती हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लास वेयर के बारे में। और ग्लास वेयर की कहानी क्या है? देखो, ये जो ग्लास मेकिंग होती है, इसका सबसे पहला रेफरेंस, इसकी सबसे पहली जानकारी महाभारत के अंदर देखने को मिलती है। ये जो ग्लास मेकिंग होती है, इसका सबसे पहला रेफरेंस महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो ग्लास वीट्स होते हैं, वीट्स का मतलब मोती, ये जो ग्लास वीट्स होते हैं, इनके यूज का कोई भी मटेरियल एविडेंस अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो ये जो यूज ऑफ ग्लास वीड्स है, ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये जो ग्लास वीड्स का यूज है, इसका सबसे पहला मटेरियल एविडेंस गंगा वैली के पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर में देखने को मिलता है। लगभग 1000 बीसी के आसपास गंगा वैली के पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर में ग्लास वीड्स के यूज का सबसे पहला मटेरियल एविडेंस देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्लास मेकिंग है, इस ग्लास मेकिंग का सबसे पहला रेफरेंस महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ ग्लास वीट्स है, ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। ये जो ग्लास वीट्स का यूज है, इसका सबसे पहला मटेरियल एविडेंस गंगा वैली के पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर में देखने को मिलता है। इजी सी बातचीत है। अच्छा, एक वैदिक टेक्स्ट है शतापथ ब्राह्मणा, और ये जो शतापथ ब्राह्मणा है, इसमें ग्लास के लिए जो टर्म यूज किया गया है, वो क्या यूज किया गया है? कांच। शतापथ ब्राह्मणा में ग्लास के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? कांच टर्म यूज किया गया है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में और कोल्हापुर में ग्लास की इंडस्ट्री एग्जिस्ट किया करती थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में और कोल्हापुर में ग्लास की इंडस्ट्री एग्जिस्ट किया करती थी। और ये जो ग्लास की इंडस्ट्री होती थी, ये ऑपरेशनल थी बिटवीन 2nd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी एडी। और इस ग्लास की इंडस्ट्री में एक स्पेशल ग्लास वेयर बनाया जाता था, जिसका नाम क्या होता था? लेंटिकुलर बीड्स। लेंटिकुलर बीड्स, जो कि एक स्पेशल ग्लास वेयर हुआ करता था, वो इन ब्रह्मपुरी और कोल्हापुर की ग्लास इंडस्ट्रीज में बनाया जाता था। इनफैक्ट एक संस्कृत का टेक्स्ट है व्यास योग चरित्र, और ये जो व्यास योग चरित्र है, इसमें बात की गई है, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है स्पेक्टिकल्स के बारे में। और ये क्या इंडिकेट करता है कि उस दौर में ऑप्टिकल लेंसेज के ऊपर भी कामकाज शुरू हो गया था। सदर्न इंडिया की अगर बात करें तो सदर्न इंडिया में जो ग्लास का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, वो कहां पे मिला है? वो मिला है मस्की में। मस्की एक जगह है कर्नाटका में। मस्की इज अ चालकोलिथिक साइट इन द डेक्कन रीजन। तो मस्की कर्नाटका में ग्लास का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। और ग्लास के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और कहां कहां पे मिले हैं? एक आहार नाम की जगह राजस्थान में, यहां पे मिले हैं। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ईरन और उज्जैन मध्य प्रदेश में मिले हैं। और फिरोजाबाद यूपी में भी ग्लास के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, मेडिवल पीरियड के दौरान मुगल्स ने भी ये जो ग्लास वेयर की आर्ट है, इसको सपोर्ट किया, इसको बढ़ाया। इनफैक्ट मुगल्स ने अपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए ग्लास वेयर की आर्ट का यूज किया। जैसे शीश महल बनवाए, जैसे ग्लास के हुक्का बनवाए, जैसे जो परफ्यूम बॉक्स, जो इत्र दान होता था, वो भी ग्लास के थ्रू बना होता था। तो मुगल्स ने भी ये जो ग्लास वेयर की आर्ट है, इसको पेट्रोनाइज किया, इसको सपोर्ट किया। अच्छा, प्रेजेंटली अगर बात करें, करंटली अगर बात करें, तो ग्लास इंडस्ट्री बहुत सारी जगहों पे ऑपरेट करती है। लेकिन आमतौर पे जो ग्लास इंडस्ट्री है, वो ग्लास बैंगल्स में ऑपरेट करती है। जो कांच की चूड़ियां होती हैं, उनको बनाया जाता है। हैदराबाद में जो चूड़ियां बनाई जाती हैं, वो बड़ी फेमस हैं। और उनको क्या बुलाया जाता है? चूड़ी का जोड़ा। हैदराबाद में जो चूड़ियां बनाई जाती हैं, वो बहुत फेमस हैं। और उनको क्या बुलाया जाता है? चूड़ी का जोड़ा बुलाया जाता है। फिरोजाबाद में ग्लास के जो झूमर होते हैं, जो कि बड़े बड़े घरों में लटके होते हैं, वो बनाए जाते हैं। सहारनपुर यूपी में पंचकोरा, पंचकोरा का मतलब
ग्लास के टॉयज बनाए जाते हैं और पटना बिहार में टिकुली नाम के ग्लास के वीट्स, ग्लास के मोती बनाए जाते हैं। तो आज की डेट में ये जो ग्लास इंडस्ट्री है ये अलग अलग फील्ड्स में ऑपरेट कर रही है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं इस ग्लास की इंडस्ट्री में। देखो बेहद सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक तो हमने क्या देखा कि ये जो ग्लास मेकिंग है इसका सबसे पहला रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? महाभारत में देखने को मिलता है। यूज ऑफ ग्लास वीट्स अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। ये जो ग्लास वीट्स का यूज है इसका सबसे पहला मटेरियल एविडेंस गंगा वैली के पेंटेड ग्रेवियर कल्चर में देखने को मिलता है। एक वैदिक टेक्स्ट है शतापथ ब्राह्मणा, और इस शतापथ ब्राह्मणा में ग्लास के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? कांच टर्म यूज किया गया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में और कोल्हापुर में ग्लास इंडस्ट्री एग्जिस्ट किया करती थी और ये ऑपरेशनल थी बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी एडी। एक संस्कृत टेक्स्ट है व्यास योगा चरित्र, और इस व्यास योगा चरित्र में स्पेक्टिकल्स के बारे में जानकारी दी गई है। सदर्न इंडिया की अगर बात करें तो सदर्न इंडिया में ग्लास का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहां पे मिला है? मस्की कर्नाटका में मिला है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे ग्लास के एविडेंसेस मिले हैं। मेडिवल पीरियड में मुगल्स ने भी ये जो ग्लास वेयर की आर्ट है इसको सपोर्ट किया, और करंटली ये जो ग्लास इंडस्ट्री है ये कई सारे फील्ड्स में ऑपरेट करती है, लेकिन आमतौर पे ग्लास बैंगल्स में ऑपरेट करती है। जो ग्लास की जो कांच की चूड़ियां होती हैं उनको बनाया जाता है। हैदराबाद में जो चूड़ियां बनाई जाती हैं, चूड़ी का जोड़ा, ये बहुत फेमस है। फिरोजाबाद में ग्लास के चैंडलर्स बनाए जाते हैं, झूमर बनाई जाती हैं। सहारनपुर यूपी में पंचकोरा ग्लास के टॉयज बनाए जाते हैं, और पटना बिहार में टिकुली करके एक ग्लास वीट्स होते हैं। और बिहार की तो एक टिकुली आर्ट भी है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। बेसिक सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ग्लासवेयर की बातचीत हमने देख ली, हमने पढ़ ली। फिर इसके बाद बात आती है क्लोथ हैंडीक्राफ्ट के बारे में। कपड़े के ऊपर जो हाथ से कामकाज किया जाता है उसकी कहानी क्या है? देखो, ये जो फाइन टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलती है। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही डेवलप्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन टेक्सटाइल्स को प्रोड्यूस किया जाता था, और कॉटन टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी ही फ्लरिशिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही ये जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट का काम है ये देखने को मिलता है। ऋग्वेद के अंदर भी बात की गई है बहुत सारे फैब्रिक्स के बारे में, बहुत सारे क्लोथ्स के बारे में, जैसे कॉटन के बारे में बात की गई है, सिल्क के बारे में बात की गई है। और ये भी पता चलता है कि ये जो वीविंग की आर्ट है, कपड़े की बुनाई की जो आर्ट है, और डाइंग की जो आर्ट है, कपड़े के ऊपर जो डाई की जाती है वो जो आर्ट है, वो भी ऋग्वेद के दौरान जानी जाती थी, प्रैक्टिस की जाती थी। तो बहुत पुराने टाइम से, या फिर ये कहें कि इनिशियल टाइम से ही ये जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि टेक्सटाइल्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, तो कोई भी डायरेक्ट एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। एविडेंस हमें कहां पे मिलते हैं? पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स में देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर देखने को मिलते हैं। जैसे अजंता की जो मुराल पेंटिंग्स हैं और जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनमें बहुत सारे टेक्सटाइल्स को डिपिक्ट किया गया है, बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी को डिपिक्ट किया गया है। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हमें मिलते हैं टेक्सटाइल्स के ऊपर हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल्स के ऊपर आर्ट एंड क्राफ्ट के। अच्छा, ये जो आर्ट ऑफ वीविंग है, ये जो आर्ट ऑफ डाइंग है, ये तो ऋग्वेद के टाइम से ही देखने को मिलती है। लेकिन जो सिल्क वीविंग है
उसकी शुरुआत हुई मौर्यन पीरियड के दौरान, उसकी शुरुआत हुई गुप्ता पीरियड के दौरान। और जब हम बात करते हैं क्लोथ हैंडीक्राफ्ट के बारे में, तो ये जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट है, ये जो कपड़े के ऊपर कामकाज है, क्राफ्ट का कामकाज है, ये तीन तरीके से देखा जाता है। कौन कौन से तीन तरीके हैं? एक है टाई एंड डाई, कपड़े को टाई किया जाता है और डाई किया जाता है। दूसरा एम्ब्रॉयडरी, जो कपड़े के ऊपर कढ़ाई बुनाई का काम होता है, वो एम्ब्रॉयडरी। और तीसरा वीविंग, जो कपड़े को बुन के तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं वीविंग। ये जो तीनों तरीके हैं, ये जो तीनों आर्ट्स हैं, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो। एक तो हमें ये याद रखना है कि ये जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर भी कई सारे फैब्रिक्स का मेंशन देखने को मिलता है। ये जो आर्ट ऑफ वीविंग है, ये जो आर्ट ऑफ डाइंग है, ये पुराने टाइम से ही देखने को मिलती है। हालांकि ये जो टेक्सटाइल्स होते हैं, इनकी लाइफ शॉर्ट होती है, तो जो एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस हमें डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। एविडेंसेस हमें सिर्फ कहां से मिलते हैं? पेंटिंग से मिलते हैं, स्कल्पचर से मिलते हैं और इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। सिल्क वीविंग जो है, वो शुरू हुई मौर्यन पीरियड से और गुप्ता पीरियड से। ये जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट है, ये तीन तरीके से देखा जाता है। कौन कौन से तीन तरीके? एक टाई एंड डाई, दूसरा एम्ब्रॉयडरी और तीसरा वीविंग। एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाई एंड डाई के बारे में। देखो, आमतौर पे आपने देखा होगा, जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वुडन ब्लॉक को यूज करते हैं या फिर प्रिंटेड क्लोथ को यूज करते हैं अदर मटेरियल्स के ऊपर पैटर्न्स बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास में एक वुडन ब्लॉक होता है और उस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक साइड में पैटर्न बना होता है। अब ये आर्टिस्ट क्या करता है, ये जो पैटर्न है इस पर इंक लगाता है और फिर वो जो वुडन ब्लॉक है उसको प्रेस करता है किसी अदर मटेरियल के ऊपर, तो जो पैटर्न होता है वो प्रिंट हो जाता है। ऐसे ही प्रिंटेड क्लोथ का भी यूज किया जाता है। तो इन जनरल जो आर्टिस्ट होते हैं, वो अदर मटेरियल्स के ऊपर पैटर्न्स बनाने के लिए वुडन ब्लॉक्स को यूज करते हैं या प्रिंटेड क्लोथ को यूज करते हैं। आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, लेकिन आमतौर पर यह होता था। ये जो टाई एंड डाई की टेक्निक है, और टाई और डाई की जो टेक्निक है, वो कई तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। टाई एंड डाई की टेक्निक को यूज किया जाता है फैब्रिक्स के ऊपर, कपड़े के ऊपर अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाने के लिए। टाई एंड डाई में बहुत सारे टेक्निक्स चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट चलता है इस टाई एंड डाई में, उसको बुलाया जाता है बंदनी, या फिर उसको बुलाया जाता है बंधेज। बंदनी या फिर बंदेज, इसी को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? इसी को इंग्लिश में टाई एंड डाई बुलाते हैं। देखो, अगर बेसिक तौर पे समझें तो बंदनी या फिर बंदेज में क्या होता है, राजस्थान में बड़ी पॉपुलर है ये। होता क्या है कि जो कपड़ा होता है उसमें बहुत सारी गांठें बना दी जाती हैं, बांध दिया जाता है उस कपड़े को जगह जगह से, और फिर वो जो पूरा कपड़ा होता है उसको किसी पर्टिकुलर कलर में डुबोया जाता है। जिस कलर से भी आपको पेंट करना है, उस कलर में उस कपड़े को डुबो देंगे। अब देखो, जहां जहां पे गांठ बनी हुई थी, जहां जहां पे आपने बंदेज लगाया था, आपने गांठ बनाई थी, वहां वहां पे कलर नहीं लगेगा और बाकी पूरे कपड़े पे कलर लग जाएगा, तो एक डिजाइन बन जाता है। ये बेसिक मोटा मोटा प्रोसेस है बंदनी का या बंदेज का। ये जो बंदनी है, ये जो बंदेज है, इसी को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? टाई एंड डाई बुलाते हैं। देखो, बंदनी क्या होता है, बंदेज क्या होता है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये समझना है कि जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट है, जो क्लोथ्स होते हैं, जो फैब्रिक होता है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, उसको बुलाया जाता है टाई एंड डाई। और टाई एंड डाई की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट है वो है बंदनी या फिर बंदेज। इसी बंदनी या फिर बंदेज को इंग्लिश में टाई एंड डाई बुलाया जाता है। ये जो बंदनी है या ये जो बंदेज है, ये करंटली देखने को मिलती है राजस्थान में और गुजरात में। राजस्थान में तो बहुत ही पॉपुलर है, और राजस्थान और गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी ये जो बंदेज की आर्ट है ये बेहद पॉपुलर है। इसके अलावा एक और स्पेशल टाई एंड डाई का मेथड है, और उसको क्या बुलाते हैं? उसको लहरिया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? लहरिया बुलाते हैं। और ये जो लहरिया होता है, इसके थ्रू कपड़े के ऊपर वेव लाइक पैटर्न्स प्रोड्यूस किए जाते हैं।
और ये जो लहरिया होता है ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है जयपुर में और जोधपुर में। राजस्थान के जयपुर में और जोधपुर में इस लहरिया नाम की आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। एक और मेथड है टाई एंड डाई का, जिसको बुलाया जाता है इकत। क्या बुलाया जाता है? इकत। इकत को रजिस्टर डाइंग मेथड भी बुलाया जाता है। इकत को रजिस्टर डाइंग मेथड भी बुलाया जाता है। और ये जो इकत है इसके मेजर सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं? तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है। देखो, बंदनी बंदेज क्या होता है, या लहरिया एग्जैक्टली क्या होता है, या इकत एग्जैक्टली क्या होता है, ये बताया जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। पीएचडी नहीं कर रहे हैं हम। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना देख रहे हैं। और इसमें भी मुझे पता है आपको सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। शॉर्ट नोट्स बनाना, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लिखना, रिवाइज करना, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको कम से कम दिमाग में रखना। मोटा मोटा हमने क्या बात की कि ये जो टाई एंड डाई है इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं। एक जो पॉपुलर टेक्निक है उसको बुलाते हैं बंदनी या बंदेज। ये जो बंदनी या फिर बंदेज है ये राजस्थान में और गुजरात में देखने को मिलती है, और राजस्थान और गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बड़ी पॉपुलर है आर्ट फॉर्म। फिर हमने बात की कि एक और टाई एंड डाई का स्पेशल मेथड है जिसको क्या बुलाते हैं? जिसको लहरिया बुलाते हैं। और ये जो लहरिया है इसके थ्रू कपड़े के ऊपर वेव लाइक पैटर्न्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये कहां पे प्रैक्टिस किया जाता है? ये जयपुर और जोधपुर में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर एक और मेथड के बारे में हमने पढ़ा जिसको क्या बुलाते हैं? इकत बुलाते हैं। इकत को रजिस्टर डाइंग मेथड भी बुलाते हैं। ये जो इकत है इसके मेजर सेंटर्स कहां पर हैं? तेलंगाना में, उड़ीसा में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। एंशियंट टाइम्स में भी बहुत सारे और प्रोसेसेस देखने को मिलते थे इस टाई एंड डाई के, जैसे कलमकारी। कलमकारी का मतलब क्या है कि फैब्रिक्स के ऊपर, जो क्लोथ है उसके ऊपर हाथ से पेंटिंग की जाती थी और हाथ से डिजाइन्स बनाए जाते थे। ये जो कलमकारी है ये कॉमनली आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। एक बतीक आर्ट हुआ करती थी। ये जो बतीक आर्ट है ये मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है। बतीक आर्ट हालांकि ओरिजिनेट कहां पे हुई? इंडोनेशिया में ओरिजिनेट हुई। तो एंशियंट टाइम से भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं इस टाई एंड डाई के, जैसे कलमकारी, जैसे बतीक आर्ट। अच्छा, कुछ फैब्रिक पैटर्न की जो टेक्निक्स हैं वो हमारे कंट्री में और दूसरे कंट्रीज से आई हैं। जैसे एक टेक्निक है टेंकोय सिल्क वीविंग। टेंकोय सिल्क वीविंग, ये जो फैब्रिक पैटर्न की टेक्निक है ये हमारे कंट्री में चाइना से आई। इनिशियली जब आई थी तब सूरत में आई थी, लेकिन आज की डेट में ये जो टेंकोय सिल्क वीविंग है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है वाराणसी में। कहां पे पॉपुलर है? वाराणसी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जमदानी करके एक फैब्रिक पैटर्न की टेक्निक है जो कि वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस की जाती है, और ये भी हमारे कंट्री में बाहर से आई है। और ये जो जमदानी नाम की टेक्निक है इसमें मुस्लिन, जो कि एक फैब्रिक होता है, मुस्लिम को ओपेक पैटर्न्स के साथ में तैयार किया जाता है। बहुत सिंपल और बेसिक सी बातचीत है। देखो एक बार फिर से देखते हैं। हमने क्लोथ हैंडीक्राफ्ट्स में क्या देखा कि ये जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट्स हैं इनकी हिस्ट्री जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी वेल डेवलप्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट किया करती थी। ऋग्वेद के अंदर भी कई सारे फैब्रिक्स के बारे में बातचीत की गई है, जैसे कॉटन के बारे में, जैसे सिल्क के बारे में। ये जो आर्ट ऑफ वीविंग है, ये जो आर्ट ऑफ डाइंग है, ये भी उस दौर से ही देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि टेक्सटाइल्स का लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है इसलिए डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। जो एविडेंसेस मिलते हैं वो पेंटिंग से मिलते हैं, स्कल्पचर से मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। जैसे अजंता के जो मुराल पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनमें बात की गई है बहुत सारे टेक्सटाइल्स के बारे में, उनमें बात की गई है बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी के बारे में। ये जो सिल्क वीविंग है इसकी शुरुआत हुई मौर्यन पीरियड से और गुप्ता पीरियड से। ये जो क्लोथ हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये तीन तरीके से देखे जाते हैं। एक टाई एंड डाई, क्लोथ के ऊपर जो कामकाज किया जाता है वो एक तो टाई एंड डाई के थ्रू किया जाता है, दूसरा एम्ब्रॉयडरी के थ्रू किया जाता है, और तीसरा वीविंग के थ्रू किया जाता है। सबसे पहले हमने बात की टाई एंड डाई के बारे में। और टाई एंड डाई का मतलब क्या है? ये जो फैब्रिक होता है, ये जो क्लोथ होता है, उसको डिजाइन करने के लिए एक टेक्निक है टाई एंड डाई। अदर मटेरियल्स के ऊपर जब ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनानी होती हैं, जब ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाने होते हैं,
तो आर्टिस्ट यूजुअली वुडन ब्लॉक्स को यूज करते हैं, प्रिंटेड क्लोथ्स को यूज करते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही होता है इस टाई एंड डाई में, लेकिन इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से फैब्रिक्स को डिजाइन किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बंदनी या बंदेज। बंदनी या फिर बंदेज को ही इंग्लिश में टाई एंड डाई बुलाया जाता है। ये जो बंदनी या फिर बंदेज है, ये करंटली देखने को मिलती है राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। एक और स्पेशल मेथड है टाई एंड डाई का, जिसको लहरिया बुलाया जाता है। और लहरिया में कपड़े के ऊपर वेव लाइक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, और ये आमतौर पर जयपुर और जोधपुर में देखने को मिलती है। एक और मेथड है इकत। इकत को रजिस्टर डाइंग मेथड भी बुलाया जाता है, और इसके मेजर सेंटर्स हैं तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। एंशियंट टाइम्स में भी कई सारी प्रोसेसेस हुआ करती थी टाई एंड डाई की, जैसे कलमकारी, जिसके थ्रू फैब्रिक के ऊपर हाथ से डिजाइन तैयार किया जाता था। और ये जो कलमकारी है, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। बतीक आर्ट, ये जो बतीक आर्ट है, ये बेहद पॉपुलर है मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। हालांकि ये जो बतीक आर्ट है, ये ओरिजिनेट कहां पे हुई? इंडोनेशिया में ओरिजिनेट हुई। बहुत सारे हमारे कंट्री में फैब्रिक पैटर्न की टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अदर कंट्री से आई, जैसे टेंकॉय सिल्क वीविंग। ये कहां से आई? ये चाइना से आई थी सूरत में, लेकिन आज की डेट में बेहद पॉपुलर है वाराणसी में। जमदानी बेहद पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में। और ये जो जमदानी नाम की टेक्निक है, इसमें मुस्लिन को, जो कि बहुत ही पॉपुलर फैब्रिक है, बड़ा महंगा आता है, मुस्लिन को तैयार किया जाता है और उसके ऊपर ओपेक पैटर्न्स बनाए जाते हैं। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।